Hello student, welcome you all to a free online platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम की बेसिस पे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स। बेसिकली ये जेनेटिक्स का आप क्लास 10th से थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेके आ रहे हो, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है? अगर हम सिंपल भाषा में पूछें जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स का मतलब जीन्स, मिलता जुलता नाम है। तो ये जीन्स क्या है? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास आउट हो रहे हैं। अब ये चैप्टर के बेसिकली बात हम क्यों कर रहे हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट बोर्ड का सबसे फेवरेट पार्ट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का सबसे फेवरेट पार्ट क्यों माना गया है? क्योंकि एक्चुअल में यही है जो सबसे हार्ड एक चैप्टर है। आप हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू, अभी अब जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो हमारे जो मेंडल सर हैं उन्होंने खुद, वो बेसिकली क्या है, मैथ्स के कैलकुलेशन को बायो में लाए हुए हैं, ठीक है। बहुत फनी वे में पढ़ना है, बिल्कुल भी दिमाग में टेंशन भर के इस चैप्टर को नहीं क्लियर करना है, ठीक है। तो बेसिकली बात अगर हम करें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस का मतलब चीज़ें एक से दूसरे जनरेशन में पास आउट हो रही हैं, वो तो दिख रहा है। हम अपने आप को या आप अपने आप को अगर देखो तो आप समहाउ मिलते हो अपने पेरेंट्स से, ठीक है। लेकिन क्या आप अपने पेरेंट्स के बिल्कुल कार्बन कॉपी हो? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं। हमारे शक्ल थोड़े मम्मी से मिलते हैं, थोड़े पापा से मिलते हैं, थोड़े बिल्कुल नए से कॉम्बिनेशन में है, होता है ऐसा। कभी कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपके जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हुई है, ठीक है, नाना नानी दादा दादी इनसे मिलती हुई है, होता है ऐसा, हर घर में देखा जाता है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है? हम तो अपने माँ बाप के बच्चे हैं, उनकी चीज़ें आ रही हैं वो समझ में आ रहा है, लेकिन दादा दादी नाना नानी की चीज़ें कैसे आ रही हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो जीन्स है ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल होता है। आज हम बेसिकली इस चैप्टर की सिर्फ और सिर्फ इंट्रो की बात करेंगे। ये जो मेन चैप्टर है इसके जितने भी वर्ड्स हैं उनका मतलब समझेंगे, ताकि चैप्टर्स के बीच में हमें वर्ड के मतलब को ना समझाना पड़े, ठीक है। आज आप सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग का खेल पे ध्यान देना, किस वर्ड का क्या मतलब है हम सिर्फ ये पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला है क्या? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है, ठीक है। इस ब्रांच का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी जेनेटिक्स is equal to inheritance plus variation। हम अकेले सिर्फ इनहेरिटेंस को जेनेटिक्स की भाषा में नहीं यूज़ कर सकते। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों का कम्बो पैक है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलेंगी। अब नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस, इनहेरिट होना, यानी जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होना, ठीक। तो क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, याद रखना ये प्रोसेस है, बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यही जो हेरिडिटी का बेसिस है ये प्रोसेस है, ठीक है, जिस प्रोसेस से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चीज़ें पास आउट हो रही हैं। और हेरिडिटी क्या है? वो जीन्स है जो एक से दूसरे जनरेशन पास आउट हो रहे हैं। डिफरेंस समझ में आया? हेरिडिटी का मतलब जो एक से दूसरे जनरेशन पास आउट हो रहे हैं, और जिन प्रोसेस से पास आउट हो रहे हैं वो है क्या? इनहेरिटेंस, ठीक है। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक से दूसरे जनरेशन में चीजें जाना, इट मीन्स वो हेरिडिटी शो कर रहा है। जिन प्रोसेस से जा रहा है वो होता है इनहेरिटेंस, ठीक। वेरिएशन, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। वेरिएशन का मतलब वो चीज़ जहाँ पे प्रोजनी अपने पेरेंट्स, वेरिएशन नॉर्मल कॉमन भाषा है, वैरी होना, अलग अलग होना, तो जिस डिग्री पे पेरेंट्स या बच्चे एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं वेरिएशन में, ठीक। इन्वायरमेंटल वेरिएशन, नाम में आ रहा है इन्वायरमेंटल, यानी ऐसा वेरिएशन जो एक्वायर्ड नहीं है या जो हमारे जीन्स में नहीं प्रेजेंट था, वो वेरिएशन इन्वायरमेंट के थ्रू आया है, ठीक। These are the non-heritable but acquired by environment,
ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आप कहीं सरवाइव करो, ठीक है, ये कह सकते हैं कि सपोज कर लो कि आप बहुत कोल्ड रीजन में हो, ठीक, कुछ टाइम तक उस पोलर एरिया में रहते रहते आपको उस मौसम की आदत हो जाएगी, लेकिन क्या हमारे बाद की जनरेशन को भी उस मौसम की आदत होगी? ये बेसिकली डिपेंड करेगा किस पे, जीन पे, ठीक है। वो हमने इन्वायरमेंट से सीखा, वो हमारे अंदर पहले से प्रेजेंट नहीं था कि हमको उस एरिया में जाते ही एकदम से बिल्कुल ठंडी भाग गई। पोलर, अभी आप यहाँ नॉर्मल, यहाँ पे इस टाइम पे ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, ठीक है, शाम के सीज़न, दोपहर में तो इतना नहीं पता चलता, सुबह और शाम में ज़्यादा पता चलता है। तो बेसिकली जब यहाँ के टेम्परेचर में आप प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो सोचो पोलर एरिया के जो रीजन होते हैं वहाँ के टेम्परेचर तो माइनस में चलते हैं, वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाओगे? तो वो हमारे जीन्स में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि हम वहाँ जाते ही बिल्कुल सांस लेना बंद कर दें, कुछ टाइम लगेगा एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन वही चीज़ है ना कि वो हमने इन्वायरमेंट से सीखा, वो हमारे जीन में प्रेजेंट नहीं था, ठीक। ये मतलब होता है इन्वायरमेंटल वेरिएशन का। और हेरिडिटी वेरिएशन का मतलब जो इनहेरिटेबल है और जेनेटिक्स है, ठीक है, जो हमारे जीन्स में पहले से ही प्रेजेंट है, उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें समझ में आई? सारे डाउट्स क्लियर हो गए? इन वर्ड्स का जो मतलब है उन मतलब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब को आप समझ पाओगे तभी क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ पाओगे, क्योंकि इन चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े ट्रिकी बनते हैं, बिल्कुल इजी से नहीं बनते। एक बार दिमाग घूमेगा ज़रूर, लेकिन अगर आप प्रॉपरली हर वर्ड का मतलब समझते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटीड है ये, ठीक। बढ़ते हैं आगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? हमारे मेंडल सर। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो हैं, ये एक्चुअल में इनकी कहानी बहुत फनी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक है, ठीक है। फनी नहीं, डिप्लोमेटिक का वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। क्यों? ये जो है ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, इनका बायो में कुछ ऐसा रोल नहीं था, बहुत ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। पिताजी इनके फार्मर थे, तो इनकी जो गार्डनिंग होती थी तो उसमें एक बार क्या हुआ, पी प्लांट, ठीक है, मटर के पौधे लगाए गए। अब ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट होता है या जिनको जिन फील्ड में इंटरेस्ट होता है, किसी को स्पोर्ट्स में होता है, किसी को पढ़ाई में होता है, किसी को किसी अदर एक्टिविटीज़ डांस वगैरह में होता है, तो ये बेसिकली वो हर जगह उस एक्टिविटी को ढूंढ ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतज़ाम उनका हो जाता है, होता है ऐसा। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये जो एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे, ये बहुत सोच के नहीं कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व बहुत कर रहे थे। वो तो गार्डन पी जो पी प्लांट लगा रहे थे वो तो लगा रहे थे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे नहीं, बस सोच रहे थे, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चल रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो ये कैसे आ गया, ठीक है। अब ये जो थे, इनकी जो थ्योरी थी, ठीक है, जो 3 थ्योरी इन्होंने दी, ये तीनों थ्योरी बहुत टाइम तक लोगों ने नज़रअंदाज की। नज़रअंदाज करने का मेन रीज़न क्या था? क्योंकि आप अभी मैथ्स और बायो के स्टूडेंट को साथ खड़ा कर दो, बायो वाले कहेंगे नहीं बायो बहुत हार्ड है, मैथ्स वाले कहेंगे नहीं मैथ्स बहुत हार्ड है, होता है ऐसा, ऑब्वियस कॉमन है, ठीक है। इनफैक्ट मैक्सिमम जगह आप ये देखोगे कि लोग बायो को नज़रअंदाज करते हैं, अरे बायो तो रट्टा मार के पास, जो बायो पढ़ता है उसको पता है कि बायो टफ है या नहीं टफ है, होता है ऐसा ना। तो यही कुछ खेल है कि अब आप ही सोचो अगर ऐसा होता तो हर बच्चा डॉक्टर बन जाता, लेकिन नीट क्रैक करना इतना आसान तो नहीं है। बेसिकली बात हम जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो थे ये मैथमेटिशियन थे, मैथ्स के स्टूडेंट थे। इन्होंने इनफैक्ट अपनी जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, पनेट स्क्वायर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें क्या थी, मैथ्स के स्टैटिक्स को फॉलो कर रही थी। तो वैसे भी बायोलॉजिस्ट जो थे वो कहें कि मैथ्स का एक तो है और दूसरे बायो में आके अपनी टांग लड़ा रहा है, हो रहा है ऐसा, तो लोग इनको इग्नोर करते रहते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, होता है ना कुछ जगह अच्छे लोग बुरे लोग साथ साथ चलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली प्रूफ करके दिखाया कि नहीं वो जो कह रहे हैं वो सही है, एक्चुअल में ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, अगर याद है क्लास 10th का पार्ट तब तो बहुत अच्छा है, नहीं भी याद है तो हम बेसिकली यहाँ पे कवर अप तो करेंगे ही। अब इनकी कुछ जो थ्योरीज थी वो कुछ जगह फेल हुई हैं, ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर 7 पेयर्स थे, वो सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी हैं,
लेकिन इनकी जो थ्योरी जो फेल हो रही थी, जहाँ पे इनकी जो रूल्स थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे, वो यहाँ पे पढ़ना है आपको, ठीक है। इसलिए और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि दिमाग यहीं घुमाओगा, ठीक। वो तो हम पहले भी पढ़े हैं, तो एग्जामिनर इतना बेसिकली जब हम चैप्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे क्या क्या पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इनके जो एक्सपेरिमेंट है 7 साल तक चले हैं, ठीक है। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? गार्डन पी पे। 7 साल तक चलने वाला जो एक्सपेरिमेंट था, 7 का टेबल याद है, डेट अगर भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, 7 ईयर्स तक चले, इसलिए 7 का टेबल भी याद रखना। 7 के टेबल में दोनों ही नंबर आते ना, 56 और 63, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, तो ये बेसिकली उसी से याद रखना। 7 साल तक चलने वाला है, कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने ही प्रपोज किया। क्या? उनका जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी चीजें एक से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो रही हैं। हिज एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकल लॉजिक एंड स्टैटिकल एनालिसिस, उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या यूज किया? कुछ मैथ्स के टर्म और स्टैटिक्स, एक चैप्टर है मैथ का, स्टैटिकल एनालिसिस की बेसिस पे चीजों को रूल आउट किया। ही यूज्ड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट varieties as pair which were similar except for one character with contrasting trait, ठीक है। क्या हुआ कि उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कितने सेलेक्ट किए? 14। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एमसीक्यू टाइप, 7 पेयर लिखे या क्वेश्चन ये पूछे कि कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे, तो अगर ऑप्शन में 7 पेयर है तब टिक करना, अगर सिर्फ 7 दिया है तो कभी टिक मत करना, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। या तो 7 पेयर हो रहा या तो 14 ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। अब वो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे, इसको याद भी करते चलना है। पहला था डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है कि वो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस का मतलब दोनों एलील सेम हो, हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंट एलिलिक फॉर्म हो। तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही शो करेगा, रिसेसिव वाले को दबा ले जाएगा। रिसेसिव का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करता है, हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट खुद को शो करता है तो रिसेसिव बेचारा दबके ही रहता है, उसका कोई यूज नहीं हो पाता। जानेंगे अभी उसके भी टर्म्स। तो डोमिनेंट में आपके पहले तो आता है सीड शेप। सीड कौन सी अच्छी पाई जाती है? आप मटर के दाने, सीजन चल रहा है मटर का, सबके घर पे होगा, कौन सी सीड अच्छी पाई जाती है? जो राउंड शेप की होती है, जो चिंगड़ी सी बिल्कुल सिकुड़ी हुई रहती है, व्रिंकल शेप में, ऑब्वियस सी बात है राउंड वाली, ठीक। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? राउंड। और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? व्रिंकल। कलर शीट का, अब आपको ये लगो कि मैम सीड का कलर तो जो हरी मटर होती है वो अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो खाने के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जर्मिनेट करने के लिए कौन सी मटर आप यूज करोगे? हरी वाली या येलोइश वाली, सूखी वाली? ऑब्वियस सी बात है ना, सूखी वाली यूज करोगे तभी जर्मिनेशन होगा, ये तो वैसे भी डैमेज हो जाएगी। तो जर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कौन सी होगी? येलो डोमिनेंट, और रिसेसिव क्या होगी? ग्रीन। नेक्स्ट है पॉट का कलर। पॉट का कलर कौन सा अच्छा माना जाएगा? येलो या ग्रीन? ग्रीन वाला। येलो वाला वैसे भी सूखा सूखा रहता है, तो पॉट का कलर ग्रीन। शीट ऑफ पॉट फुल या फ्लैट कंसिस्टेंट, यानी इनफ्लैटेड होगा। अगर पॉट का जो स्ट्रक्चर है, जिसको आप कहते हो मटर के जो छिलके होते हैं, ठीक है, छिम्मी, वो कैसे होगी? या तो इनफ्लैटेड होगी या फुल होगी या फिर कंस्ट्रिक्टेड होगी। तो फ्लैट वाला जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है ना, इनफ्लैटेड वाला। नेक्स्ट, प्लांट की हाइट टॉल या शॉर्ट, कौन सा डोमिनेंट में रखेंगे? लंबा वाले को डोमिनेंट, शॉर्ट वाले को रिसेसिव में। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की जो पोजीशन होगी या तो एक्सियल होगी या तो टर्मिनल होगी, टर्मिनल या एक्सियल, ठीक है। एक्सियल वाला डोमिनेंट है, रिसेसिव क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल यानी टिप पे बिल्कुल प्रेजेंट होना। तो फ्लावर हर जगह से निकले तभी अच्छी बात है ना, सिर्फ अकेले टिप का इंतजार करेगा तब तो प्लांट
डेड होने तक की टाइम आ जाएगी, होता है ऐसा। अब फ्लावर का कलर पर्पल या वाइट, तो पर्पल। ठीक, क्या क्या हमने पढ़ा? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में सबसे पहले आता है शीट का शेप। डोमिनेंट में क्या होगा? राउंड। रिसेसिव में क्या होगा? व्रिंकल्ड। इसके बाद आता है सीड का कलर। जर्मिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इसका जस्ट अपोजिट है, सीड कलर और पॉट कलर में जस्ट रिवर्स चलते हैं, ठीक है। सीड का कलर डोमिनेंट कौन सा होगा? येलो। रिसेसिव कौन सा होगा? ग्रीन। पॉट का कलर डोमिनेंट कौन सा होगा? ग्रीन। रिसेसिव कौन सा होगा? येलो। पॉट का शेप कौन सा डोमिनेंट होगा? जो इन्फ्लेटेड होगा, ठीक है, फुल होगा, जिसमें अच्छे से मटर के दाने भरे होंगे। और कंस्ट्रिक्टेड क्या होगा? डोमिनेंट, सॉरी रिसेसिव। डोमिनेंट वाला इन्फ्लेटेड और रिसेसिव वाला कंस्ट्रिक्टेड। प्लांट की हाइट टॉल, डोमिनेंट, शॉर्ट या ड्राफ, रिसेसिव। नेक्स्ट है फ्लावर की पोजीशन। टर्मिनल अगर है तो वो रिसेसिव में है, एक्सियल अगर है तो वो कहाँ है? डोमिनेंट में। नेक्स्ट है फ्लावर का कलर। पर्पल कलर का फ्लावर डोमिनेंट, व्हाइट कलर के फ्लावर रिसेसिव। ये याद रखना है। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पक्का है। अगर ये चैप्टर पूछा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। एडवांटेज, इन्होंने जो प्री प्लांट सेलेक्ट किया ये तो बाय चांस उन्होंने कुछ सोच समझ के नहीं किया था। वो गार्डनिंग कर रहे थे प्री प्लांट की और जस्ट उन्होंने बस देख लिया, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन वही होता है, किस्मत हर जगह साथ दे देती है कभी कभी। तो उनकी किस्मत ने साथ दे दिया था कि उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो इस गार्डन पी प्लांट के लिए बिल्कुल सुटेबल थे। क्या बेसिकली इसका एडवांटेज था? पहला तो ये पी प्लांट क्या था? प्योर वेराइटीज़ में अवेलेबल हो सकता था, ठीक है, प्योर वेराइटीज़ में प्रेजेंट था। दूसरा, इजी टू कल्टीवेट, आसानी से इसका कल्टीवेशन किया जा सकता था। तीसरा, शॉर्ट लाइफ स्पैन। आप मटर के सीजन देख लो, लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने होती हैं, ठीक है, उसके बाद ये डेथ कर जाते हैं। तो इनकी लाइफ स्पैन पीरियड जो, अब सोचो आम के अगर पेड़ पे करते ही एक्सपेरिमेंट, तब तो आम के पेड़ को डेथ होने में वो इंसान चला जाता, होता है ऐसा। तो बेसिकली इसीलिए इनके शॉर्ट लाइफ स्पैन था, तो हर जनरेशन में इनकी चीज़ें आसानी से मिल जा रही थी। नेक्स्ट है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर ऑब्जर्व्ड। एक ही प्लांट में कई सारे ट्रेट्स, कई सारे अलग अलग वेराइटीज देखने को मिल गई। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड कैन शो बोथ सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर जो थे वो बाइसेक्सुअल थे, ठीक है, और ये सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी शो कर सकते थे। यानी इनसे हम दोनों तरह के ही पॉलिनेशन शो कर सकते थे, सेल्फ वाला भी और क्रॉस वाला भी। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, ये जो जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स का हम बस यूज़ करेंगे। मतलब आप आज समझ लो, नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो सिर्फ इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। पहले से मतलब पता होगा तो दिमाग में तुरंत से वो क्लिक कर जाएगा कि नहीं, अगर फिनोटाइप बोल रहे हैं तो उनका क्या मतलब है, जीनोटाइप बोल रहे हैं तो उनका क्या मतलब है, ठीक। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। फिनो मतलब फिजिकली, बाहर से देख के हम जो बता सकते हैं कि जो भी है वो छोटा है, डार्क है या टॉल है, गोरा है कि काला है, जो भी हम देख के सब बस बता सकते हैं वो होता है फिनोटाइप। और जो हमारे जीन में प्रेजेंट है, ठीक है, वो होता है जीनोटाइप, ठीक। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल अपीयरेंस के लिए। कोई इंसान बहुत अच्छा है, गोरा सा है, ठीक है, वो अगर कंटिन्यू धूप में काम करेगा शक्ल डल हो जाएगी, कलर डल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके जीन में तो ये था कि नहीं वो गोरा है, तभी तो हमेशा से गोरा गोरा सा था। लेकिन वो कंटिन्यू अगर धूप में रहेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में रहेगा, यूवी रेज के कनेक्शन में रहेगा, तो उसकी स्किन का कलर डल हो जाएगा, टैनिंग हो जाएगी स्किन पे। तो ये किसके लिए जिम्मेदार हो गया? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली ये जो फिजिकल अपीयरेंस है इसमें जीन के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है जीनोटाइप।
जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके जेनेटिक्स पे क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ वेरी कर रही है, ये हम पढ़ते हैं किसमें, जीनोटाइप में। नेक्स्ट है फिनोटाइप रेशियो, किसी पॉपुलेशन में फिजिकली कितने परसेंट चेंजेस आ रहे हैं, द प्रपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन पॉपुलेशन। फिनोटाइप का मतलब फिजिकली देखने में कितने कितने चीज़ें हैं। मान लो अगर यहाँ पे हम 10 स्टूडेंट को खड़ा करा दें, हाइट की बेसिस पे अगर उनको मेज़र करें, ठीक है, तो उन 10 में अगर 4 जो हैं वो हाइटेड हैं और जो बाकी 6 हैं वो डार्क कंडीशन में है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:6, या आप इनको कन्वर्ट करोगे तो 2 से 2/3, ठीक है, 2:3, ये उनका रेशियो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, उनके फिजिकल अपीयरेंस, जीन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप दोनों ही बहुत मतलब स्किन के कलर दोनों के ही फेयर होते हैं, लेकिन बेबी के जो स्किन के कलर होते हैं कभी कभी डल हो जाते हैं, ठीक। हम यहाँ पे किसी के जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल मत सोचना, आप एग्जाम्पल की तरह समझना। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली हमें समझ में आएगा तभी हम चीज़ों को आसान कर पाएंगे अपने लिए, ठीक। या बहुत हाइटेड अगर कोई पेरेंट्स होते हैं तो उनके बच्चों की हाइट, या आपने ये नोटिस किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, घर में अगर पेरेंट्स की हाइट कम होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चों की भी हाइट कम हो, बच्चे अक्सर टॉल निकल जाते हैं, होता है ऐसा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, पेरेंट्स के तो हाइट कम थी, बच्चा टॉल कैसे हो गया, क्योंकि वो उनके जीन में प्रेजेंट था, बस रिसेसिव वाले कंडीशन में था, जैसे ही वो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में आया वो अपने आप को शो कर दिया, ठीक। जीनोटिपिक रेशियो जीन के प्रपोर्शन में होगा, प्रपोर्शन ऑफ जीनोटाइप इन द पॉपुलेशन। ये आप देख के किसी को नहीं बता सकते कि उसके जीन, ऑब्वियस सी बात है, डीएनए का खेल है, कैसे देख के बता पाओगे, डीएनए तो वैसे भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक। होमोजाइगस, होमो का मतलब क्या होता है, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, ठीक है। द इंडिविजुअल्स हैविंग आइडेंटिकल जीन इन द एलेलिक पेयर फॉर अ कैरेक्टर, एग्जाम्पल कैपिटल टी या स्मॉल टी। आप इन्हीं चैप्टर में पढ़ोगे, कैपिटल टी का मतलब टॉल, स्मॉल टी का मतलब डॉर्फ, ठीक है। होमो का मतलब उनके जो भी एलेलिक फॉर्म है वो दोनों ही आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। ये नहीं कि एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में पहुंच जाएगा, ठीक। दोनों ही कैपिटल टी होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पे, फीमेल जो होती है उनके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों ही एक्स है, होमोजाइगस कंडीशन है। और मेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं या होमोजाइगस होते हैं, दोनों, एक एक्स है एक वाई है, तो उसको आप हेट्रोजाइगस कंडीशन में कंसीडर करोगे। चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन, जस्ट अपोजिट होमोजाइगस का। होमोजाइगस कंडीशन में जो एलेलिक पेयर थे वो दोनों ही आइडेंटिकल होने चाहिए, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में आइडेंटिकल नहीं हो सकते, नॉन आइडेंटिकल होना ज़रूरी है, ठीक। द इंडिविजुअल हैविंग नॉन आइडेंटिकल जीन इन द एलेलिक पेयर फॉर द कैरेक्टर, एग्जाम्पल क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कैपिटल टी था टॉल प्लांट, याद है टॉल प्लांट क्या था, डोमिनेंट था या रिसेसिव था, डोमिनेंट था। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है ये तो इसके जीन्स हैं, लेकिन वो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा या डार्क होगा, वो प्लांट टॉल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है डोमिनेंट कैरेक्टर, जब डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होगा तभी रिसेसिव वाला यानी प्लांट, तभी इन द केस अगर ऐसा कंडीशन होता तब जाके प्लांट क्या होता, डार्क होता। ऐसे कंडीशन या ऐसे कंडीशन दोनों ही में प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के पास डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। डोमिनेंट जीन, द जीन दैट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, कंडीशन हेट्रोजाइगस होगी तो वो अगर अपना कैरेक्टर शो कर पा रहा है तो उसे हम कहेंगे डोमिनेंट। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है तो वो होता है रिसेसिव। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी
हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन टॉल वाला अपने आप को शो कर दे रहा है, वो जो प्लांट निकल के आएगा वो टॉल ही निकल के आएगा। तो ये कैसा कैरेक्टर है? डोमिनेंट, ठीक। रिसेसिव, द जीन्स विच फेल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो अपने कैरेक्टर को शो करने में फेल हो जा रहा है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, अब इनके पास स्मॉल टी था, यानी डार्फ वाला प्लांट तो था। यहाँ पे क्या, जो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया, जब हम उनके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो क्या देखेंगे कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक प्योर, पहले तो प्योर ब्रीड किया, ठीक है, फुल टॉल लिया और एक डार्फ लिया, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर कराया तो उनके जो प्रोजिनी आई, ऑफ स्प्रिंग्स आए, वो कैसे आए? टॉल आए। ये नहीं कि एक लंबा था एक छोटा सा था, तो क्या होगा, बच्चे बीच के होंगे। ये वाला रूल होता तो शायद ये कैलकुलेशन कभी होती ही नहीं। उन्होंने ऐसा कोई चीज़, तभी तो दिमाग उनका घूमा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, जब टॉल था और एक डार्फ था, बीच का आता तो प्रॉब्लम ही सॉल्व, कि नहीं मिक्सिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है, टॉल ही आया, जो ऑफ स्प्रिंग आया वो भी टॉल ही था, यानी रिसेसिव कैरेक्टर उनमें प्रेजेंट था और वो अपने आप को शो नहीं कर पाया। तो यहाँ पे भी रिसेसिव कैरेक्टर तो है, लेकिन ये अपने आप को शो नहीं करेगा, और उसी को हम कहते हैं क्या, रिसेसिव ट्रेट्स। हाइब्रिड, कॉमन सी नाम है, काफ़ी बार सुने होंगे, हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट्स दैट डिफर इन कैरेक्टर्स, दो अलग अलग पेरेंट्स को जिनके कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफर है, उनकी क्रॉसिंग कराई जाती है, तो जो नया कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट आपने पढ़े भी होंगे। पोमैटो, पोमैटो किससे बना? पोमैटो, पो फॉर पोटैटो, मैटो का मतलब टोमेटो। दो अलग अलग पेरेंट्स थे, उन दोनों अलग अलग पेरेंट्स को क्रॉसिंग ओवर कराया गया, तो जो नया हाइब्रिड बना वो कैसा बना? पोमैटो, ठीक है। अब आपने बहुत सारे हाइब्रिड स्पीसीज भी देखी होगी, किसी किसी के घर में अगर टर्टल होगा, ठीक है, टॉर्टॉइज होगा, छोटे छोटे से कछुए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे जो घर पे लोग एज अ पेट पाल रहे हैं, वो सारे हाइब्रिड स्पीसीज आ रही हैं, वो नॉर्मल कछुओं जैसी नहीं है, ठीक है। हाइब्रिड डॉग के ब्रीड आ रहे हैं, ठीक है, प्योर डॉग के ब्रीड नहीं मिलते हैं मार्केट में, हाइब्रिड कंडीशन वाले मिलते हैं, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब पहले के कंपैरिजन में अब के जो डॉग होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाइब्रिड बनाई गई है। हाइब्रिड का मतलब हमने उनमें वो जीन डाला है जो हमें चाहिए था, ठीक। काऊ है एक, जर्सी नाम भी सुने होंगे, वो भी हाइब्रिड है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस बहुत 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 इंपॉर्टेंट। बैक क्रॉस में क्या किया जाता है, जो F1 हाइब्रिड आई है, ठीक है, उन्हें उनके एक पेरेंट से क्रॉस कराया जाए। मान लो दो पेरेंट्स हैं, एक कैपिटल टी, इसको समझते हैं पहले। दो ट्रेड्स हैं, हमने क्या लिया प्लांट के ट्रेड्स को, कैपिटल टी, ये किसके लिए जिम्मेदार था? टॉल के लिए। और यहाँ पे हमने लिया स्मॉल टी, ये किसके लिए जिम्मेदार है? डार्फ के लिए, ठीक है। इनसे क्या हमें मिलने वाला है? कैपिटल टी एलेलिक फॉर्म में, इनसे क्या मिलने वाला है? स्मॉल टी। इनकी जब हम क्रॉसिंग ओवर कराएंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये तो हमारा क्या आ गया? F1 जनरेशन की प्रोजेनी। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? जब हम F1 जनरेशन वालों को क्या करेंगे, वापस से उनके पेरेंट्स से क्रॉस कराएं, मतलब इनको अब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन को क्रॉस कराना है किससे? स्मॉल टी वाले से, ठीक, या कैपिटल टी वाले से। यही दो पेरेंट्स हमने यूज किया था। इनके एलेलिक फॉर्म में क्या आएगा? या तो कैपिटल टी आ सकता है या तो स्मॉल टी आ सकता है। इनसे क्या आने वाला है? स्मॉल टी, ठीक है। इसको भी नहीं देखो, एक हमने पेरेंट्स चूज किया स्मॉल टी का, ये और ये अगर क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये और ये अगर क्रॉस करेंगे तो स्मॉल टी, यही बनेगा। तो ये किसका रिजल्ट आ रहा है? बैक क्रॉस का।
बैक क्रॉस का मतलब वापस से पीछे, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे जाना। तो F1 जनरेशन की जो भी ब्रीड है उनको उनके पेरेंट्स से ही जाके फिर से क्रॉसिंग ओवर कराया जाएगा, ये होता है बैक क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, ठीक है। याद रखना बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों सिमिलर है। हमने जो किया था उसको आप टेस्ट क्रॉस के भी एग्जाम्पल में पढ़ सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने जो कैरेक्टर लिया था वो डोमिनेंट लिया था या रिसेसिव लिया था। स्मॉल टी हमने लिया था, स्मॉल टी किसके लिए जिम्मेदार है, डार्कनेस के लिए, ठीक है, शॉर्टनेस के लिए। वो कैसा कैरेक्टर था, डोमिनेंट था या रिसेसिव, रिसेसिव था। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों में चीजें सेम है। बैक क्रॉस में आप डोमिनेंट भी ले सकते हो और रिसेसिव भी ले सकते हो, बस मतलब पेरेंट्स से होना चाहिए। लेकिन टेस्ट क्रॉस में आप सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर देखोगे, ठीक। एक बार फिर से देख लो, बैक क्रॉस में क्या किया है, पहले समझते हैं बैक क्रॉस को। टॉल और डार्क, टॉल के कैरेक्टर क्या है, कैपिटल टी, डार्क के क्या है, स्मॉल टी। यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल टी, यहाँ से क्या निकल के आएगा, स्मॉल टी, ठीक है। गैमेट्स तो यही बनने वाली हैं, यहाँ से कैपिटल टी आने वाला है, यहाँ से स्मॉल टी आने वाला है। इनको जब आप क्रॉसिंग ओवर कराओगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसा होगा, F1 डायरेक्शन का, F1 वाले का। अब क्या होगा, इनको जब आप इनके ही पेरेंट्स से, मान लो आपने इनसे क्रॉस कराया तो क्या मिलेगा, यहाँ से तो कैपिटल टी आ सकता है या स्मॉल टी आ सकता है, यहाँ से लेकिन सिर्फ कैपिटल टी आएगा, ठीक। इनको आप क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी, या इनसे अगर क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम ये भी एक कर सकते हैं कि हम ये जो F1 जनरेशन में आए थे इनको पेरेंट्स से ही अगर कराना था तो हम इनको इनसे भी करा सकते हैं। चीज़ें क्या मिलेंगी, यहाँ से कैपिटल टी या स्मॉल टी, और यहाँ से सिर्फ स्मॉल टी। इनसे क्रॉसिंग कराई गई तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे क्रॉसिंग कराई गई तो स्मॉल टी, ठीक। अब यहाँ पे दोनों में ही पेरेंट्स हैं, लेकिन बैक क्रॉस तो दोनों ही शो कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस कौन शो करेगा, सिर्फ ये वाला। क्यों, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड आते हैं उनको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉसिंग ओवर कराया जाता है। चीजें समझ में आई। याद रखना वर्डिंग का खेल है सब। क्रॉसिंग बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। अब वो पेरेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट, होमोजाइगस, रिसेसिव जो भी हो, पेरेंट्स होने से मतलब है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये था जितने भी हमारे चैप्टर में टर्म्स यूज होने वाले हैं उनके मतलब। ये चैप्टर कल से बेसिकली स्टार्ट होगी, और अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है पहले भी NCERT से तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT नहीं भी पढ़ रहे हो लेकिन उसके अगर आपने स्कूल में नोट्स प्रोवाइडेड है तब तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली जब लेक्चर्स हम देंगे वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होंगे वो हम बताते जाएंगे आपको। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये सारी बातें हम बेसिकली आपको लिखवा भी देंगे। कोशिश करेंगे कि आप सारी चीज़ एक ही जगह समझ लो, ठीक है। कल से ये चैप्टर हम बिल्कुल फ्लो में पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बेसिक इंट्रो दे रहे थे इस चैप्टर के लिए, जो भी टर्म्स यूज़ होने वाले हैं वो। कल से आप प्रॉपर पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि बार बार कह रहे हैं ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क गेनिंग चैप्टर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्किंग रख रहा है। क्वेश्चन इनके इतने आसान नहीं बनते, थोड़ा सा ट्रिकी बनते हैं, तो ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।